नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। गाइस, मैं हूं सीए कविता और मैं डिस्कस करने वाली हूं जो मेजर चेंजेस आईटीसी से रिलेटेड आए हैं बजट 2022 के अंदर। आईटीसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चेंज आया है। ये जो पहले सेक्शन था मेरे पास, सेक्शन नंबर 38, इस सेक्शन नंबर 38 को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, सेक्शन 38 में कोई चेंजेस नहीं आए, उसे पूरा रिप्लेस ही कर दिया। ठीक है जी, कंप्लीटली सेक्शन ही चेंज कर दिया। तो जो नया सेक्शन है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आईटीसी के ऊपर आने वाला है। तो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा इम्पैक्ट है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्रक्स आपको इसका बता दूं। जो ये सेक्शन 38 है, इसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए, पहले हमारे पास, इससे पहले तक जो चेंजेस हुए थे, मैं सेक्शन 38 के चेंज से पहले की बात कर रही हूँ। पहले जो चेंज हुए थे उसके अंदर क्या था कि जो टू बी के अंदर आईटीसी रिफ्लेक्ट होगा, आप सिर्फ उसी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। क्लियर। उससे ज्यादा आप 1 रुपए का भी आईटीसी, गवर्नमेंट ने बोला था, आप क्लेम नहीं कर सकते। बट सेक्शन 38 की रिप्लेसमेंट जो हुई है नए सेक्शन के साथ, उसके बाद आपके पास क्या क्रक्स निकल के आएगा कि जो टू बी है, जो ऑटो पॉपुलेट क्रेडिट है, वो भी दो तरीके से ऑटो पॉपुलेट होगा। यानी एक तरफ तो इलिजिबल क्रेडिट दिखाया जाएगा और दूसरी तरफ इनएलिजिबल। यानी दो हिस्से हो जाएंगे ऑटो पॉपुलेट क्रेडिट के। एक तरीके से टू बी के दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक तरफ वो क्रेडिट होगा जिसे आप क्लेम कर सकते हैं, और उसकी दूसरी तरफ वो क्रेडिट होगा जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ इनएलिजिबल क्रेडिट आएगा। यानी एक साइड एलिजिबल क्रेडिट जो आप क्लेम करेंगे, दूसरी साइड इनएलिजिबल क्रेडिट जो आप क्लेम नहीं कर सकते। अब किन किन बेसिस पे वो इनएलिजिबिलिटी जो है वो डिसाइड की जाएगी, कौन सा क्रेडिट एलिजिबल माना जाएगा, कौन सा इनएलिजिबल माना जाएगा, क्या क्या रीजंस इसके होंगे, ये सभी जो है सेक्शन 38 के अंदर दिया गया है। मैं सेक्शन 38 को स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ये यहाँ पे मैंने फाइनेंस एक्ट को ओपन किया हुआ है। फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस जो है वो सेक्शन 38 में हुए हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बजट में जितने भी जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस आए हैं, मैं टाइमली बेसिस पे आपको बता पाऊं, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं गाइज हमारी ये वीडियो। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 38 कहता क्या है। सेक्शन 38 सबसेक्शन 1 की बात करेंगे। दिस द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई। देखिए, डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई हमारे पास जो है उसकी डिटेल किसमें जाती है। एज वी नो, ये डिटेल जाती है जीएसटीआर 1 में। फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 एंड अदर सच सप्लाईज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट फिलहाल हमारे पास कौन सी है, टू बी। कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ आईटीसी, इसमें डिटेल किसकी जाती है, टू बी में आईटीसी की। शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू द रिसिपिएंट ऑफ सच सप्लाईज इन सच फॉर्म एंड मैनर विद इन सच टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी जो भी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर है, एज पर दैट ये जो टू बी है हमारी ऑटो पॉपुलेट होती है। यहां तक तो अभी कोई भी ऐसा मेजर आपको चेंज नहीं दिखा। आगे चलेंगे सबसेक्शन 2 पे। सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 ये क्या कहता था, ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में हमने देखा ये ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के आ रही थी, टू बी। ठीक है, शेल कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। क्लॉज ये क्या कह रहा है, डिटेल्स आएगी किसकी, इनवर्ड सप्लाई की, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट ऑफ आईटीसी मे बी अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ड क्या यूज किया, ये नहीं कहा कि क्रेडिट ऑफ आईटीसी मिलेंगे ही मिलेंगे, मे बी अवेलेबल, वो क्रेडिट ऑफ आईटीसी आपको मिल सकते हैं। देखिए, जो टैक्स है ना, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, एक वर्ड जो है ना, एक वर्ड के ऊपर भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ना आपको शैल वर्ड यूज नहीं किया, शैल बी अवेलेबल, विल बी अवेलेबल नहीं, मे बी अवेलेबल। यानी जो आईटीसी है, जो ऑटो पॉपुलेट हुए हैं, वो आपको मिल सकते हैं। हो सकता है ना भी मिले। अब आप कहेंगे मैम इतनी बड़ी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही, ये लॉ ने की है कि वो आईटीसी आपको मिल सकते हैं। अब वो किस कंडीशन पे मिलेंगे वो भी आपको आगे देखते हैं। मे बी अवेलेबल टू द रिसिपिएंट एंड, यानी इसके साथ साथ क्या होगा, डिटेल्स ऑफ सप्लाई इन विच ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड। यानी कि क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज, वो सप्लाईज जिनके रिस्पेक्ट में
जो क्रेडिट है कैन नॉट बी अवेल्ड, यानी वो क्रेडिट हम नहीं ले सकते वेदर होली और पार्टली बाय द रिसिपिएंट ऑन अकाउंट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द सैड सप्लाई बीइंग फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। यानी ऐसे भी क्रेडिट होंगे जो आप अवेल नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास, ये देखिए, कैन नॉट बी अवेल्ड में इसको अलग से हाईलाइट कर सकती हूँ। ठीक है, देखिए अब कहाँ कहाँ नहीं मिलेंगे आपको। आपने ये जो आगे क्लॉज है, सब क्लॉज है, इसको बड़े ध्यान से मेरे साथ पढ़ना है। मैं सब क्लॉज 1 की बात करूंगी। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन, जहां पे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि अगर सप्लायर ने, फर्स्ट क्लोज क्या कह रहा है, सप्लायर ने अगर न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है, कोई नया रजिस्ट्रेशन लिया और उसने आपको बिल इशू कर दिया, तो वो क्रेडिट ऐसा हो सकता है कि आपको ना मिले। देखिए हर जगह जो वर्ड यूज है ना, वो मे यूज है। ठीक है, बाय एनी पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन। अब सच पीरियड वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ, देखिए यहाँ पे जो ये सच पीरियड वर्ड है, ये सच पीरियड वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन अभी आएगी कि वो कितना टाइम पीरियड होगा। जो नया रजिस्टर्ड पर्सन है उसने आपको बिल इशू कर दिया, नया रजिस्टर्ड सप्लायर है उसने आपको बिल इशू कर दिया, तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे, मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, हो सकता है उसके आईटीसी ना मिले, लेकिन वो सच टाइम पीरियड जो है वो अभी किसी ना किसी रूल में या क्लैरिफिकेशन से, नोटिफिकेशन से, ये आपको बताया जाएगा कि वो कितना टाइम पीरियड होगा इस रजिस्टर्ड पर्सन का। क्लियर है, लेकिन ये जो चीज चेंज लाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। तो क्या नया रजिस्टर्ड पर्सन है वो माल बेचेगा नहीं किसी को? कोई ना कोई बिजनेस जब वो कर रहा है शुरू, तो ऑब्वियसली किसी को सेल का बिल तो देगा ही ना। तो ये मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई चेंज क्यों लेके आ रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड, यानी आपको जो सेल हो रही है, आपके जो आईटीसी आ रहे हैं वो किस पर्सन से आ रहे हैं, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन से आ रहे हैं हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसने पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया। यानी कि किसी ऐसे सप्लायर से आपने माल खरीदा, उसने अपनी R1 तो भर दी, R1 भरने के बाद आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गए, R1 भरने के बाद आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गए आईटीसी, बट आफ्टर दैट ही डिड नॉट फाइल्ड हिज 3B जीएसटीआर 3B। इस सप्लायर ने, यहाँ पे ये क्या है, सप्लायर। क्लियर, ये कौन है, सप्लायर है। सप्लायर ने अपनी R1 फाइल कर दी बट 3B फाइल नहीं की, तो 2B के अंदर आप भी इनको क्लेम नहीं कर पाओगे अपनी आईटीसी को। मैं थोड़ा बड़ा इसका अगर डायग्राम बना के चलूं सेकंड पॉइंट का, तो सेकंड सब क्लोज आपको क्या कहता है, ये है सप्लायर और ये है रिसिपिएंट। सप्लायर ने क्या किया, अपनी R1 फाइल कर दी। R1 फाइल करने के बाद एज यू नो 2B में आपके आईटीसी खड़े हो जाएंगे। ठीक है, बट उसके बाद इसने 3B फाइल नहीं की भैया, टैक्स नहीं दिए गवर्नमेंट को। अब इसने टैक्स नहीं दिए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि भैया रिसिपिएंट you will not be able, you are not eligible to claim the ITC। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेंगे। देखिए गलती किसने की, गलती तो इस सप्लायर ने की, 3B इसने फाइल नहीं की, तो भैया सजा मुझे क्यों, मुझे किस लिए सजा दे रहे हो आप? मेरे तो 2B में आईटीसी आए हुए हैं, मैंने तो उससे विश्वास पे माल खरीदा था, अब वो टैक्स नहीं दे रहा, मैंने तो उसको पे कर दिया। तो इसमें ये बताइए ईज ऑफ बिजनेस कहाँ गई? ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ा चेंज है कि यानी सामने वाला अगर गलती करता है तो सजा आपको मिलेगी। by any registered person who has defaulted in payment of tax and where such default has been continued for such a period as may be prescribed। देखिए हर जगह जो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, इधर भी वर्ड क्या था, सच पीरियड, यहाँ भी वर्ड क्या है, सच पीरियड। तो जो सच पीरियड है यानी कितने टाइम पीरियड तक उसने डिफॉल्ट किया हो, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करेंगे, सब क्लोज नंबर 3 बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन। किसी एनी मतलब इस टाइप के रजिस्टर्ड पर्सन ने R1 भरी है, यानी आपके आईटीसी जो है वो अपडेट करवाए हैं। द आउटपुट पेबल, आउटपुट टैक्स, जो उसका आउटपुट टैक्स बनता है, पेबल बाय whom in accordance with his statement of outward supply। स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कौन सी होती है हमारे पास? जी हाँ, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई होती है R1, furnished by him under the said subsection during such period as may be prescribed exceeds। यहाँ पे क्या, R1 के अंदर जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी, दैट एक्सीड्स द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पेड बाय हिम
ड्यूरिंग द सैड पीरियड। मेरी बात समझ में आई आपको? यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको विद डायग्राम हर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगी। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ किसकी, थर्ड क्लोज की। थर्ड क्लोज क्या कह रहा है कि सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर ने अपनी R1 फाइल कर दी, R1 के अंदर फॉर एग्जांपल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिखाई 1 लाख, बाद में इसने अपनी 3B फाइल की, 3B में कम पे कर दिया फॉर एग्जांपल 3B में पे कर दिया 80,000, 20,000 इसने शॉर्ट पेमेंट दी, 20,000 की भैया इसने शॉर्ट पेमेंट दी। अब एक बात बताइए, 20,000 की शॉर्ट पेमेंट कौन दे रहा है? ये सप्लायर दे रहा है। R1 में इसने कुछ और बताया, 3B में इसने कुछ और दिया, लेकिन सजा कौन भुगतेगा? सजा ये बेचारा ये भुगतेगा। कौन है ये? रिसिपिएंट, क्योंकि ये अपने 2B में आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। यानी सबसे बड़ा जो चेंज सरकार ने यहाँ क्या किया है बजट में कि भैया गलती सप्लायर करेगा तो भी रिसिपिएंट तो भुगतेगा ही भुगतेगा। रिसिपिएंट को तो आईटीसी हमने नहीं देना, यानी हमने अपना कवर कर लेना है, जनता जाओ भाड़ में। चलिए आगे हम देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर एक्सीड करता है R1 का जो बैलेंस है, जितना उसे टैक्स पे करना चाहिए था, फ्रॉम द आउटपुट टैक्स पेड बाय हिम ड्यूरिंग द सैड पीरियड, तो उसको जो है उस लिमिट तक आईटीसी नहीं मिलेंगे। क्लियर? आगे, by any registered person who during such period as may be prescribed has availed, उसने availed कर लिए credit of input tax of an amount that exceeds, यानी उसने आईटीसी क्लेम कर लिए जो कि ज्यादा है, the credit he can availed। ठीक है, देखिए अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो सप्लायर है वो 50,000 तक के आईटीसी क्लेम कर सकता था, लेकिन उसने आईटीसी कितने क्लेम कर लिए? उसने आईटीसी क्लेम कर लिए फॉर एग्जांपल 55,000 के। ठीक है, तो भैया ऐसे सप्लायर के जो आईटीसी है वो रिसिपिएंट क्लेम नहीं कर पाएगा। यानी आपका सप्लायर आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ले, आपका सप्लायर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ना पे करे, आपका सप्लायर 3B में टैक्स ही ना पे करे, ठीक है, या आपका सप्लायर नया है फॉर सच टाइम पीरियड, जो भी उन्होंने बताना है डिपार्टमेंट ने, तो सब केसेस में फंसेगा कौन? रिसिपिएंट फंसेगा। अब किसी भी तरीके की कोई हमारा पड़ोसी गलती कर दे तो भैया हम थोड़ी ना फंसेंगे, बट सरकार कह रही है भैया तुम ही फंसोगे। अगर सप्लायर ने किसी भी तरीके का कुछ भी डिफॉल्ट किया, आईटीसी ज्यादा क्लेम किया, या फिर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है वो उसने पे आउट नहीं की, या 3B ही उसने नहीं फाइल की, तो आपको उसके आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, उससे रिलेटेड आईटीसी आप इनएलिजिबल हो जाओगे लेने के लिए। क्लियर? तो गाइज जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं बजट से रिलेटेड सारी अपडेट आपको टाइमली प्रोवाइड कर सकूं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्ट 1 मिनट लगेगा। नाउ नेक्स्ट में इसका फिफ्थ क्लोज पे आपको लेके चलूं। फिफ्थ क्लोज क्या कह रहा है? बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड, जिसने डिफॉल्ट कर दिया इन डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 49, यानी सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 क्या कहता है? 1% पेमेंट हमें किसमें करनी है? कैश में। जिन लोगों के ऊपर ये सेक्शन लगता है, जिन्हें 1% पेमेंट जो है कैश में करनी जरूरी थी लेकिन उन्होंने नहीं की, तो भैया वो पेमेंट नहीं कर रहा सप्लायर, सप्लायर को करनी चाहिए थी ये पेमेंट लेकिन सप्लायर ने नहीं की, तो अब रिसिपिएंट जो है ऐसे सप्लायर के आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, उसकी सजा भी रिसिपिएंट को मिलेगी। सप्लायर ने कुछ भी किया, सजा रिसिपिएंट को भी है। क्लियर? बाय सच एनी अदर केसेस एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, अभी भी अपने हाथ में पावर रख ली कि अदर भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं तो वो प्रिस्क्राइब कर दिए जाएंगे। 6th क्लॉज के अंदर अभी भी अपने हाथ में गवर्नमेंट ने पावर रख ली कि अगर ऐसे और भी कोई केसेस आते हैं तो वी विल प्रिस्क्राइब्ड, दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए लिखा है दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लियर एवरीवन? तो ये 6 केसेस थे, लेकिन अभी भी कुछ एक चीजें इसमें जो है वो बाकी है, मैं आपको बता दूं। देखिए सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16 में भी एक एलिजिबिलिटी से रिलेटेड छोटा सा चेंज आया हुआ है, मैं इसी वीडियो में उसको कवर कर देती हूँ। बने रहिएगा आप इस वीडियो में मेरे साथ। गाइज मैं कोशिश करूंगी कि सारा जो डाटा है आपको टाइमली जो है अपडेट करवा पाऊं। थोड़ा वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो प्लीज पेशेंस बनाए रखेंगे। नाउ देखिए, अमेंडमेंट जो है 16 सेक्शन में भी हुई है। अमेंडमेंट क्या हुई है, जैसे मेरे पास क्लोज ए जो था, ए क्लोज के बाद ए क्लोज ऐड हुआ था, और ये क्लोज ऐड हो गया है बी ए। ठीक है, आफ्टर क्लोज बी द फॉलोइंग क्लोज शैल बी इंसर्टेड, ये नया क्लोज इंसर्ट हुआ है बी ए। द डिटेल्स ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 38 हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड, यानी जो डिटेल्स है इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऑफ द सैड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड, जो वो है रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर? नाउ in clause C, the word and figure letter or section 43A shall be omitted। ये कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, इसको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी, जो नॉर्मल चीजें थी वो मैंने डिस्कस कर दी। नाउ एक चीज आप छोटी सी और देख लेंगे, जो सबसेक्शन 4 था, जहां पे हमारे पास सितंबर जो था, सितंबर लास्ट डेट दिया हुआ था, वहां थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आपके पास क्या है, वर्ड एंड फिगर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग जो रिटर्न थी ना, यानी कि जो लास्ट डेट थी आईटीसी क्लेम करने की, किसी भी आईटीसी को आप क्लेम करते थे, उसकी लास्ट डेट जो थी वो सितंबर की जो भी डेट आती थी रिटर्न फाइल करने की वो आती थी, लेकिन यहाँ पे वो चेंज कर दिया। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, 13th डे ऑफ नवंबर, ये सब्सटीट्यूट किया गया है, यानी सितंबर की रिटर्न फाइलिंग की जो डेट थी वो हटा के यहाँ पे वर्ड कर दिया 13th डे ऑफ नवंबर, फिक्स कर दिया आपके पास डे। तो 13th डे ऑफ नवंबर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वो आपके पास जो है डेट रहेगी आईटीसी को क्लेम करने। ये छोटा सा जो माइनर चेंज है ये हमारे पास सेक्शन 16 में भी हुआ है। तो मैंने सारे जो चेंजेस थे वो आपसे डिस्कस कर दिए हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट को लेकर के, इनपुट टैक्स लायबिलिटी को लेकर के। अगर आगे इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेशन आती है तो मैं आप लोगों से जरूर अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।